जैसे ही नैन्सी ने आदित्य के सवाल को सुना तो फिर उसकी आंखें और भी ज़्यादा गहरी हो गई और वह और भी ज़्यादा शांत दिखाई देने लगी। लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। उसके दिमाग में क्या चल रहा था, वह क्या सोच रही थी, यह कोई भी नहीं समझ पा रहा सकता था। यह देखकर आदित्य ने अपनी बात को आगे कहा, मैं जानता हूँ कि तुम नैन्सी बंसल तो बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि तुम उसकी हम शक्ल तो नहीं हो, ना ही नहीं हो ना। क्या सच में उस क्लब में उस आदमी ने सही कहा था कि तुम कोई बहरूपिया हो? क्योंकि तुम्हारे और उस नैन्सी बंसल में जमीन आसमान का फर्क है। वह जो हमेशा डरी सहमी रहती थी, जिसे अंधेरों से डर लगता था, जैसे ड्रेसिंग सेंस का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, ना ही पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी थी, और एक तरफ तुम हो जो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, एरोगेंट और हाई क्लास गर्ल लगती हो। तुम्हारी आंखें कभी भी झुकती नहीं है, ना ही उनमें कोई भी डर नजर आता है, और तुम किस तरीके से किसी भी ड्रेस को कैरी करते हो, इससे साफ समझ आता है कि तुम्हें ड्रेसिंग सेंस की कितनी ज़्यादा समझ और नॉलेज है। बोलने में तुम काफ़ी ज़्यादा तेज और चालाक हो, किस से किस तरीके से ट्रीट करना है ये भी बहुत अच्छे से जानती हो। दूसरा, तुम्हारा ऑरा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग और पावरफुल है। चालाकी तो जैसे तुम्हारे रग रग में बसी हुई है। तुमने ही आज कहा कि तुम्हें बिजनेस की अच्छी खासी नॉलेज है, जिससे साफ पता चलता है कि तुम्हारी पर्सनालिटी और उसकी पर्सनालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसीलिए अब मुझे सच सुनना है कि आखिरकार तुम हो कौन और नैन्सी राजवंश को कैसे जानती हो। झूठ मत बोलना, क्योंकि मेरी तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन को निकाला है। इसीलिए अब सच सुनना चाहता हूँ। उसकी कही हुई बात को सुनकर नैन्सी, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा इंटेंस नज़रों से घूर कर देख रही थी, फिर अचानक से उसकी आंखों में एक चमक आ गई। फिर उसने काफ़ी सीरियस होकर कहा, ठीक है, अगर तुम यकीन कर सको तो ज़रूर। मैं नैन्सी राजवंश को जानती हूँ, क्योंकि मेरा नाम नैन्सी बंसल नहीं बल्कि नैन्सी राजवंश है। हाँ, बस शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर नैन्सी बंसल का ही है, लेकिन आत्मा वो मेरी है। मैं वही नैन्सी राजवंश हूँ जो अंडरवर्ल्ड की क्वीन है। और हाँ, अब नहीं, आखिर क्योंकि जिससे मैं प्यार करती थी उसने मुझे धोखा दे दिया और मुझे मार दिया। मुझे भी लगा कि मैं मर गई, लेकिन फिर अचानक से स्टोरी में एक ट्विस्ट आया, और जब मैं होश आई और मेरी आत्मा इस नैन्सी बंसल के शरीर में थी। ये नैन्सी तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसने तुमसे शादी की थी। इसीलिए अब सिर्फ मैं ही हूँ, यानी कि नैन्सी राजवंश। और उसने अपनी आंखों के किनारे से आदित्य की तरफ देखा, जो कि लगातार उसे ही देखे जा रहा था। नैन्सी राजवंश का नाम सुनकर अचानक से उसकी दिल की धड़कनें काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई थी। उसकी आंखों में हैरानी साफ थी। 2 मिनट के लिए तो वहां पर जैसे पूरी तरीके से साइलेंस छा गया था। फिर आदित्य ने अपनी आंखों को छोटी करते उसे घूरते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें इस वक्त हॉस्पिटल जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शायद तुम्हारे सिर में कहीं चोट आ गई है, जिस वजह से ही ऐसी बहकी बहकी सी बातें कर रही हो। जब नैन्सी ने यह सुना तो उसने गहरी सांस लेकर अपना सिर ना में हिला दिया। उसे लगा भी था कि आदित्य इस चीज़ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करने वाला। आखिर था तो वह एक बिजनेसमैन ही ना। पहले उसे लगा कि शायद उसे बिलीव हो गया हो, लेकिन इस बात से वह कंफर्म हो गई थी कि वह बिल्कुल भी इस बात पर बिलीव नहीं करने वाला, जिससे उसने काफ़ी बेसब्री से कहा, अब बिलीव करो ना करो, लेकिन यही सच है, मैं ही नैन्सी राजवंश हूँ। जिस पर आदित्य ने गुस्से से उसके कंधों को कसकर पकड़ते हुए कहा, तुमने क्या कहा? मुझे पागल समझ रखा है या मेरे दिमाग पर कहीं तुम्हें मेंटल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे कि मैं तुम्हारी इन बेतुकी बातों पर बिलीव कर लूँगा कि नैन्सी राजवंश की आत्मा तुम्हारे शरीर के अंदर आ गई है ना? सच सच बताओ, तुम हो कौन और नैन्सी के बारे में इतना सब कैसे पता? जिस पर नैन्सी की आंखों के आगे डालकर कहा, क्योंकि मैं ही नैन्सी राजवंश हूँ। जिस पर आदित्य को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से के साथ उसके कंधों को दबाव बनाते हुए कहा, मैंने कहा ना, सच बोलो, तुम नैन्सी राजवंश नहीं हो, क्योंकि मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, और ना ही तुम वह हो सकती हो। इसलिए आइंदा अपनी जुबान से नैन्सी राजवंश का नाम लेने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। उसकी कही हुई बात को सुनकर नैन्सी लगातार उसकी आंखों में देख रही थी, जिसमें गुस्सा, नफरत साफ दिखाई दे रही थी, और वह झूठ नहीं बोल रहा था, जिससे उसने अपनी आंखों में चमक को लाते हुए कहा, इतना गुस्सा नैन्सी राजवंश के लिए? क्या तुम उससे प्यार करते थे?
यह सुनते ही अचानक से आदित्य के हाथ ढीले हो गए। उसकी आंखों से गुस्सा अचानक से गायब हो गया और वह एक दर्द और उदासी से वह जगह ले ली थी। वह जल्दी से उससे दूर होते हुए गुस्से से बोला, अपने काम से काम रखो। फिर वह जल्दी से बालकनी की तरफ जाने लगा। तभी वह रुक गया और उसकी तरफ वार्निंग भरी नज़रों से देखते हुए बोला, तुम कौन हो? तुम्हारा क्या मकसद है? इसके बारे में तो पता लगा ही लूँगा, लेकिन तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूँगा कि मेरी फैमिली से दूर ही रहना, साथ ही नैन्सी राजवंश से भी। यह बोलकर वह कमरे में चला गया और फिर अपने कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया और फिर आकर बेड पर लेट गया और नैन्सी के बारे में ही सोचने लगा। वहीं बालकनी में खड़ी नैन्सी आदित्य के बारे में सोचकर हल्का सा मुस्कुरा दी और उसने चांद की तरफ देखते हुए कहा, तुमने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आंखों ने सब बयां कर दिया कि तुम सच में उससे प्यार करते हो। नैन्सी उस वक्त को याद करने लगी जब वह आदित्य की डायरी पढ़ रही थी, जिसमें वह पहली बार कैसे मिला था। जब उसने यह सब पढ़ा तो उसे याद आया कि वह सच में थी। उस दिन उसने सच में एक लड़के की जान बचाई थी, जो वह आदित्य ही था। फिर जब उसने आगे पढ़ा तो उसे पता चला कि आदित्य उस दिन के बाद उसकी हर एक चीज़ पर नज़र रखने लगा था। वह क्या करती है, क्या नहीं करती है, कहाँ जाती है, कहाँ नहीं जाती है, पसंद नापसंद, सारी चीज़ों के बारे में उसकी इंफॉर्मेशन को निकाल लिया था। लेकिन जब उसे पता चला कि नैन्सी ऋषभ से प्यार करती है तो वह अचानक से टूट गया था और काफ़ी ज़्यादा उदास रहने लगा था। इसी बीच उसके दादाजी ने उसकी शादी नैन्सी बंसल से करने की जिद पाल ली थी, जिस वजह से आदित्य काफ़ी ज़्यादा इरिटेट और फ्रस्ट्रेट रहने लगा था। आदित्य ने काफ़ी मना किया, लेकिन उसके दादाजी ने उसे धमकी दे दी, अगर उसने यह नहीं किया तो फिर से उसे कंपनी के साथ साथ परिवार से बेदखल कर दिया जाएगा। और आदित्य के लिए बिजनेस ही सब कुछ था और वह उसे आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहता था, जिस वजह से उसे ना चाहते हुए भी अपने दादाजी की बात माननी ही पड़ी। लेकिन शादी के एक हफ्ते बाद से पहले लगने लगा कुछ बुरा होने वाला है, जिस वजह से वह जल्दी से भागते हुए नैन्सी के पास पहुंचा तो वहां पर वह उसके सामने ही समुद्र में गिर गई। वह बचाने के लिए भागा, लेकिन वह उसे बचा ही नहीं पाया था। नैन्सी की मरने की खबर से वह इतना ज़्यादा टूट गया था कि काफ़ी दिनों तक तो उसे खुद को ही एक रूम के अंदर बंद कर लिया था। लेकिन फिर आदित्य ने फैसला लिया कि वह किसी भी हाल में नैन्सी की मौत का बदला लेकर रहेगा। लेकिन अगर उसने नैन्सी बंसल से शादी नहीं की तो उसकी कंपनी उसके हाथों से चली जाएगी, जिस वजह से उसने नैन्सी बंसल से शादी की और फिर नैन्सी के दुश्मनों के बारे में जानना शुरू कर दिया। यह सब पढ़ने के बाद नैन्सी को भरोसा नहीं हो रहा था कि सच में आदित्य उससे प्यार करता था, लेकिन उसने जो कुछ भी पढ़ा हुआ सब कुछ सच था, जिस वजह से वह काफ़ी देर तक आदित्य के बारे में सोच रही थी। फिर अचानक से उसके सवाल पूछने पर उसने उसे सच बता भी दिया था, लेकिन वह जानती थी कि उसे कभी भी इस बात पर बिलीव नहीं होगा, जिस वजह से उसने उसे ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया और फिर वापस से चांद की तरफ देखने लगी और वहीं खड़ी रही। तभी उससे किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। यह सुनकर उसने चौंक कर नीचे देखा तो नीचे एक खूबसूरत सा गार्डन बना हुआ था। वहाँ पर एक बिल्ली का बच्चा था जो म्याऊं म्याऊं करके रो रहा था। उसे देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। फिर वह रूम से निकलकर नीचे चली गई। जाते देख आदित्य ने कुछ भी नहीं कहा था और वह सोने का नाटक करता रहा। थोड़ी देर बाद वह उस बिल्ली के बच्चे के पास पहुंची। वह बिल्ली का बच्चा सफ़ेद था, उसकी आंखें लाल लाल और बड़ी बड़ी थीं। वह उन्हीं बड़ी बड़ी लाल आंखों से नैन्सी को देख रहा था, जिस पर नैन्सी उसके पास बैठ गई और उसे घूर कर देखने लगी तो बिल्ली का बच्चा भी उसे घूरने लगा, जिस पर नैन्सी ने उसे चेक करना चाहा कि यह रो क्यों रहा है। उसने जैसे ही अपना हाथ उसे छूने के लिए बनाया हुआ है, बच्चा उसे घूरते हुए दूर हो गया। यह देखकर नैन्सी ने उसे घूरते हुए कहा, अगर तुम अब 1 इंच भी हिले ना तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगी और तुम्हें ले जाकर जंगली जानवर के आगे डाल दूंगी। यह सुनकर वह बच्चा उसे और भी ज़्यादा घूर घूर कर देखने लगा था, लेकिन इस बार जब नैन्सी ने उसे छुआ तो वह हिला तभी नहीं और वह वैसे ही लेटा रहा। यह देखकर नैन्सी ने उसे चेक किया तो उसके एक पैर में एक कांटे से भरी हुई डाली चुभ गई थी, जिससे उसका पूरा पैर घायल था, जिससे खून निकल रहा था। यह देखकर नैन्सी ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, ज़्यादा दर्द नहीं होगा, रोना मत। फिर उसने धीरे धीरे से उस कांटे की डाली को निकालने लगी, जिसमें बच्चा तेज तेज चिल्लाने लगा, जिस पर नैन्सी ने उसे घूर कर कहा ना चिल्लाओ मत,
वरना तो मैं यहीं छोड़कर चली जाऊँ। जिस पर वह बच्चा बिल्कुल चुप हो गया और उसने धीरे धीरे से उसे निकाल दिया, जिससे उसके पैर से और भी खून निकलने लगा। जिस पर नैन्सी ने उसे उठाते हुए कहा, चलो तुम्हारा इलाज करती हूँ, लेकिन शोर मत करना, और उसे सावधानी से उठा लिया। जिस पर वह बच्चा भी काफ़ी प्यार से उससे चिपक गया। यह देखकर नैन्सी ने उसे घूरा, लेकिन वह उससे और ज़्यादा चिपक गया। यह देखकर उसने अपना सिर ना में हिलाया और वह वहाँ से ले जाने लगी। तभी अचानक से उसके कदम एक आवाज़ सुनकर रुक गए। बॉस, इस आदित्य के यहाँ पर 1 हफ्ते से बाद पार्टी होने वाली है मेरी, मानो तो यही सबसे अच्छा मौका है इसे गायब करने का। अभी तो सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि मैं उसके करीब भी नहीं पहुँच पाया। वह आवाज़ काफ़ी धीमी थी, लेकिन यह सुनकर नैन्सी के साथ साथ उस बिल्ली के बच्चे के भी कान खड़े हो गए थे। वहीं नैन्सी ने इधर उधर देखा। उसने देखा कि वह आवाज़ वहाँ बनी दीवार के उस पार से आ रही थी, तो उसकी आंखें छोटी हो गई। वहीं उस दीवार के पीछे आदित्य का ही एक बॉडीगार्ड किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। वह जैसे ही बात करके पीछे पलटा, तभी एक जोरदार किक उसके गर्दन पर लगी और वह अपनी आंखें फाड़े ही बेहोश हो गया। सामने नैन्सी, वह बिल्ली का बच्चा, उसके हाथों को चाट रहा था। जिस पर नैन्सी ने गुस्से से कहा, अपनी जीभ हटाओ वरना यहीं फेंक दूंगी। यह सुनकर वह डर गया और अपनी डरी हुई लाल आंखों से नैन्सी को घूरने लगा। वहीं नैन्सी ने उस बॉडीगार्ड को देखा। 10 मिनट बाद वह बॉडीगार्ड अचानक से पानी पड़ने से होश में आया, तो सामने नैन्सी को देखकर वह डर गया। उसने आसपास देखा तो शायद वह किसी स्टोर रूम में था। नैन्सी ने उसके हाथ पैर और मुंह को बांध दिया था, जिससे वह डरी सहमी आंखों से नैन्सी को देख रहा था। उसके बगल में वही बिल्ली का बच्चा था, जो कि उसे टुकुर टुकुर नैन्सी को देख रहा था। नैन्सी ने उसकी चोट पर एक कपड़ा बांध दिया था। नैन्सी ने उस बॉडीगार्ड से कहा, कौन हो तुम और आदित्य के पीछे क्यों पड़े हो? यह सुनकर वह लड़का खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। जिस पर नैन्सी ने कहा, कोई फ़ायदा नहीं है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, इसीलिए सच बोलो। जिस पर उस लड़के का सच बोलने का कोई भी इरादा नहीं लग रहा था। यह देखकर नैन्सी ने बिना एक्सप्रेशन से उसे देखा, फिर पूरे स्टोर रूम में नजरें दौड़ाई। यह वो रूम था जिसमें गार्डन की साफ सफाई करने और उसकी हर एक चीज़ का सामान रखा हुआ था। उसने वहाँ पर से पत्ते को काटने वाली सीरज उठा लिया और उसे चलाते हुए बोल, ये सही रहेगा तुम्हारे लिए, चलो अब मुँह खोलो वरना मेरे टॉर्चर का मजा लो। यह सुनकर वह आदमी डर गया। वही वह बिल्ली का बच्चा यह सुनकर डर से थर थर कांपते हुए वहाँ से पिलर के पीछे छिपने लगा था। बेचारे को पता नहीं था नैन्सी का कौन सा रूप देखने को मिलने वाला था। अगली पार्ट के लिए कौन कौन एक्साइटेड है? नैन्सी ने उस लड़के को देखते हुए कहा, चलो अब मैं जो भी पूछूंगी सही सही जवाब चाहिए मुझे। तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर उस आदमी ने नाम में सिर हिलाया, जैसे वह यह बिल्कुल भी नहीं बताने वाला। फिर चाहे वह कुछ भी कर ले। वही नैन्सी को देखते ही समझ गया था कि वह इस घर की नई बहू थी, लेकिन वह क्या ही कर लेगी। वह सिर्फ और सिर्फ उसे डरा ही सकती थी, लेकिन उसने शायद नैन्सी को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। जिस पर नैन्सी हल्का सा मुस्कुराई, फिर बोली, यानी कि ऐसे नहीं मानोगी? चलो कहाँ से शुरू करूँ? कान काटूँ या नाक काटूँ, या फिर पैर की उंगलियाँ, या हाथ की, या फिर दांत ही निकाल ले रही हूँ, या नाखून, या फिर धीरे धीरे उसकी आंखों से इन आंखों को निकालूं तो? जीभ नहीं काट सकती, वरना सच कैसे पता चलेगा? फिर पूरे शरीर पे तुम्हारी खाल निकाल दूँ, प्रॉमिस मरने नहीं दूंगी। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे शरीर से इस चमड़ी को निकाल दूंगी, फिर उसके ऊपर नमक डालूंगी या फिर मिर्च। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं तुम्हारा मुंह खुलवाने के लिए। चलो तुम बताओ, सबसे आसान क्या है तुम्हारे लिए? वह यह सब कुछ सोचते हुए बोल रही थी। फिर वह उसकी आंखों में क्रूरता को लिए हुए उस बॉडीगार्ड की आंखों में देख रही थी। वही यह सुनकर वह इस लड़के के अपना गले का घोंट पिया। यह सुनकर उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। उस बिल्ली के बच्चे ने चुपके से अपना सिर निकाल कर नैन्सी को देखा, जैसे वह भी अब इसका मजा लेना चाहता था। वहीं नैन्सी ने उस लड़के के चेहरे पर हाथ फेरते हुए उसके कान पर रुक गए और फिर उसने वहां पर रखी एक आरी को उठाया और विकान के पास लाती हुई बोली, चलो काम से शुरू करते हैं। फिर एक एक करके सारी चीज़ें करूँगी। जिससे उस लड़के के माथे पर डर से पसीना आ गया। वहीं नैन्सी ने बिना कोई भी दया दिखाई बड़ी ही बेरहमी से उसके कान को धीरे धीरे से काटते हुए कहा, मेरा कोई भी टाइम वेस्ट करे, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और तुम तो मेरा इतना टाइम बर्बाद कर चुके हो। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वहीं जैसे ही नैन्सी ने उसके कान को काटना शुरू किया, वह लड़का दर्द से पागल होने लगा, लेकिन नैन्सी उसके कान को जैसे किसी पेड़ को काट
काटते हैं ना वैसे ही काटने लगी, जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि पेड़ ही हो जिसके अंदर कोई भी दर्द ही ना हो। वहीं इससे वह लड़का दर्द से तड़पने लगा, वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा था, जिस पर नैन्सी और ज़्यादा धीरे धीरे से उसके कान को और काटने लगी। खून से उसके दोनों हाथ लाल हो गए, खून के कुछ छींटे उसके मुंह पे जा लगे, लेकिन वह काफ़ी इंजॉय के साथ उसके कान को काट रही थी, जैसे नॉर्मल हो गए किसी चीज़ को काटते हैं। उस लड़के का दर्द से चेहरा बुरी तरीके से पीला पड़ गया तो वह चटपटाने लगा। अगर उसका मुंह बंधा नहीं होता तो वह पूरी तरीके से दुनिया के कान फाड़ देता। वहीं नैन्सी ने प्यार से कहा, अब बताओगे? लेकिन वह आदमी दर्द से तड़पता रहा, लेकिन अपना मुंह नहीं खोला, जिस पर नैन्सी का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। उसने जल्दी से उसके उस कान को काट दिया, जिससे उस आदमी दर्द से बिलखने लगा। वहीं यह देखकर उस बिल्ली के बच्चे की आंखें डर से बड़ी हो गईं और उसने जल्दी से अपना सिर छुपा लिया। वहीं नैन्सी इस वक्त किसी नर्क की देवी से कम नहीं लग गई थी। उसने उसके कान को गुस्से से वहीं फेंक दिया और गुस्से के साथ कहा, अपना मुंह खोलो वरना आज तुम सबसे बुरी मौत मारे जाओगे। लेकिन वह लड़का दर्द से तड़पता रहा, लेकिन उसने नैन्सी को नहीं देखा। यह देखकर नैन्सी ने उसके दूसरे कान को पकड़ लिया और फिर से उसे धीरे धीरे से काटना शुरू किया। लेकिन अब यह दर्द उस लड़के के लिए बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसका पूरा शरीर दर्द से कांपने लगा था। लेकिन नैन्सी उसे धीरे धीरे से ही काटती हुई बोली, बोलोगी या नहीं? ये कहते हुए उसने उस आरी को उसके कान में बुरी तरीके से दसा दी, जैसे फिर से वह उसे काटने वाली थी। उसने जिससे वह लड़की ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया। यह देखकर नैन्सी रुक गई। उसने उसके मुंह को खोल कर कहा, अगर तुमने चिल्लाना शुरू किया तो मैं तुम्हें मारने से पहले एक बात भी नहीं सोचूंगी। अगर ये बात नैन्सी पहले बोलती तो शायद वह मजाक ही नहीं था, लेकिन अब यह देखकर वह समझ गया था कि लड़की कितनी ज़्यादा हार्टलेस और क्रूर थी, जिसके दिल में रहम या दया नाम की चीज़ ही नहीं थी, जिससे वह बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही थी। वही नैन्सी ने उसका मुंह खोल दिया, फिर सीरियस होते बोली, चलो अब मुझे बताओ। जिस पर वह लड़का अपनी आंखों में डर को लिए हुए उसे देखने लगा और फिर अपने बॉस के बारे में सोचने लगा। वह कैसे उसे धोखा दे सकता है? भले ही वह दर्द से मर जाए, लेकिन वह धोखेबाज नहीं बनना चाहता था। और नैन्सी का दिमाग इतना ज़्यादा तेज था कि उसके चेहरे को देखते ही उसके मन की बात समझ गई थी, जिससे उसने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हें बॉस का डर लग रहा है तो सुनो, तुम्हारे मरने से तुम्हारे बॉस को तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। वह किसी और को भेजेंगे और मैं तुम्हें कोई आसान मौत दूंगी नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ रोज इसी तरह का टॉर्चर करूंगी। तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे फ्रेंड्स को ढूंढकर उन्हें भी ऐसे ही तुम्हारे सामने टॉर्चर करूंगी। सोचना मत कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं वो हूँ जो सब कुछ कर सकती है। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी और तुम्हारी फैमिली या नहीं हो तो दोस्तों की ज़िंदगी नर्क से बदतर बना दूंगी, जिससे तुम रोज़ खुद को बचाने की ही नहीं बल्कि मौत के लिए भी भीख मांगोगे। लेकिन अफसोस, मौत मैं तुम्हें दूंगी ही नहीं। अब 1 मिनट में डिसाइड करो कि तुम्हें दूंगी ही नहीं, कि अब 1 मिनट डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। अगर तुमने मुझे बताया तो मैं यहाँ तुम्हारी जान नहीं लूँगी, और नहीं तो फिर तुम और तुम्हारी फैमिली इसी नर्क के दर्शन कराऊंगी। वहीं यह सुनकर उसका चेहरा और पीला पड़ गया। उसे अब नैन्सी पर सच में नर्क की देवी लगने लगी थी। उसके दिमाग में टॉर्चर होने की वजन भी आने लगी थी, जिससे उसकी धड़कनें किसी रोलर कोस्टर की तरह दौड़ने लगी थी। वहीं वह बिल्ली का बच्चा भी यह सुनकर जैसे होश में आने वाला था, वह आंखें फाड़ कर नैन्सी को देख रहा था, जैसे कह रहा हो, सच में कितनी ज़्यादा खूनी और निर्दयी मालकिन है। वहीं वह लड़का खुद ही की वजह से किसी को भी खतरे में नहीं डाल सकता था। वह सही तो बोल रही थी, उसके बॉस या किसी को भी क्या फ़र्क पड़ेगा, जिससे उसने सब कुछ सही बताने का फैसला किया और कहा, मैं बताता हूँ। जिस पर नैन्सी ने चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई और उसने कहा, सच बताओ। जिस पर उस लड़के ने कहा, मैं द क्वीन ऑर्गेनाइजर के बी ग्रेड का मेंबर हूँ, मुझे यहाँ पर आदित्य ओबराय के ऊपर नज़र रखने के लिए भेजा गया था। जब वही नैन्सी ने सुना कि वह द क्वीन ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी आंखें अचानक से हैरान से बड़ी हो गई, क्योंकि वह उसकी ही तो ऑर्गेनाइजर्स थी। नैन्सी राजवंश द क्वीन ऑर्गेनाइजेशन की सबसे क्रूअल और हार्टलेस क्वीन थी। उसने जल्दी से पूछा, और तुम उस पर नज़र क्यों रख रहे हो, और किसने भेजा? तुम्हारे बॉस कौन है? जिस पर उस लड़के ने कहा, मेरा बॉस का नाम नैन्सी। फिर वह रुक गया और उसने कहा, पहले थी हमारी क्वीन, बट अब हमारे बॉस का नाम ऋषभ है, और वह चाहे कुछ भी हो जाए, न आदित्य को यहाँ से लेकर ही जाएंगे, या फिर जिंदा या फिर मुर्दा, क्योंकि उसे हमारे बड़े बॉस ने
ये हम सभी को ऑर्डर दिए हैं। जिस पर नैन्सी ने मन ही मन कहा, क्या मेरी मौत की वजह भी यही बड़ा बॉस है? यानी कि रिजल्ट के साथ साथ और भी हैं। जिसने उसने जल्दी से पूछा, तुम्हारा बड़ा बॉस कौन है और उनकी आदित्य से क्या दुश्मनी है? जिस पर लड़के ने कहा, नहीं पता कि बड़ा बॉस कौन है, क्योंकि उनसे सिर्फ रिजल्ट बॉस ही मिले हैं। और क्या दुश्मनी है ये तो मैं भी नहीं जानता। मुझे सिर्फ ऑर्डर मिले थे कि एक ऐसे लड़के को ढूंढो जिसके सीने पर एक खास टैटू हो, जिसके बीच में एक स्टार और वॉच की आकृति बन रही हो। साथ ही एक औरत के बारे में बताया गया था जो कि 25 साल पहले एक छोटे से बच्चे को लेकर भागी थी, और जांच करने पर पता चला कि उस औरत ने अपना बच्चा ग्रीन लाइफ हॉस्पिटल में छोड़ दिया था। वहां से बीना ओबरॉय ने सबसे छुपाकर उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया था। वह बच्चा आदित्य का कोई और नहीं था बल्कि आदित्य ही था। और वह औरत आदित्य की असली माँ थी, लेकिन उसे बड़े बॉस के आदमियों ने तभी ही मार दिया था। लेकिन वह उसके बच्चे को ढूंढने लगे थे जो कि आदित्य था। और आज 25 साल बाद काफ़ी मुश्किल ने उनसे उस लड़के को ढूंढ लिया। ये सब सुनकर नैन्सी शॉक थी कि आदित्य का सगा परिवार नहीं था, वह अडॉप्टेड सन था। लेकिन यह कैसे पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ सब जानते थे कि आदित्य उनका ही बेटा, फिर अडॉप्टिव कैसे, जो कि बड़ा बॉस है। उसने पहले नैन्सी को मार दिया और अब आदित्य के पीछे पड़ा। यह सब सोचकर उसे अपना सिर काफ़ी ज़्यादा भारी लगने लगा। उसने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, ये सब तो अब मेरे से भी सहन नहीं हो रहा है। फिर उसने उस आदमी को घूरते हुए कहा, फिर तुम लोगों ने उसके भाई को किडनैप क्यों किया था? कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? जिस पर उस लड़के ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम पहले लगा था कि वह लड़का जो कबीर है जिसे हम ढूंढ रहे थे, क्योंकि उसके सीने पर भी वही टैटू था, लेकिन वह फेक था जिससे उसे छोड़ दिया। बस मैं इतना ही जानता हूँ। साथ ही यह भी अब बॉस अब इसे मारने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। वह अभी भी दर्द से तड़प रहा था, जिस पर नैन्सी अपनी सोच में खोई हुई थी। उसे ऐसे सोचते हुए देखते लड़के ने कहा, अब मुझे यहाँ से जाने दो, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। अगर नैन्सी अभी माफिया में होती तो उसे जान से मार देती, लेकिन अभी उसके पास पावर नहीं थी। और अगर उसने उसे मार दिया तो वह यहाँ से कहाँ लेकर जाएगी और उसकी गाड़ी कहाँ, बॉडी को कहाँ फेंकेगी? जिससे उसने उसे खोलते हुए कहा, अपना मुंह किसी के सामने खोलना भी मत। जिस पर लड़के ने डर से कहा, हाँ, सिर हिलाया। हालांकि वह जानते थे कि जब वह अपने बॉस को धोखा दे सकता है तो वह क्या चीज़ है। जिससे उसे खोल दिया और वह लड़का डर से लड़खड़ाते हुए वहाँ से बचते बचाते जाने लगा। वहीं नैन्सी ने खुद को देखा तो पूरी तरीके से खून से लथपथ हो गई थी। वह वहाँ पर पड़ा खून देखा तो उसने इरिटेशन से अपना सिर ना में हिलाया और फिर जल्दी से सब साफ करने लगी। जब सब साफ करने के बाद उसने अपना मुंह भी साफ किया। फिर उसने उस बिल्ली के बच्चे को उठाया जो उसे टुकुर टुकुर देख रहा था। उसे उसके उठाते ही वह कांप रहा था, जैसे नैन्सी से डर रहा हो। जिस पर नैन्सी ने उसके ऊपर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, तो मैं नहीं मारूंगी, फिक्र मत करो। फिर उसने अपने हाथ देखे जिस पर खून था, और वह खून अब बिल्ली पर भी लग गया था, जिससे वह जल्दी से गार्डन में लगे हुए नल के पास गई। और उसने जैसे ही नल चालू किया तभी पीछे से आवाज़ आई, आखिर तुम इतनी देर से यहाँ पर कर क्या रही हो? यह सुनते ही नैन्सी के हाथ बिल्ली के बच्चे पर कस गए। वह समझ गई कि यह कौन था। वह पीछे मुड़ी तो उसे खून में रंगा हुआ देखकर नैन्सी आदित्य की आंखें बड़ी हो गई। फिर उसने जल्दी से सीरियस होते हुए कहा, ये सब क्या है? किसका खून है ये? किसका खून किया है तुमने? कमेंट में ज़रूर बढ़ना, वरना मैं भी टॉर्चर करना शुरू करूँगी। आदित्य रूम में लगातार नैन्सी के बारे में ही सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वह कैसे इसके बारे में पता करे। क्या वह कोई सीक्रेट एजेंट थी या कोई हैकर? वरना अपनी पहचान को इतनी आसानी से कोई कैसे छुपा सकता था? वह ऐसे ही सोचता रहा था, तभी उसका घड़ी पर ध्यान गया कि वह लड़की काफ़ी देर से बाहर गई हुई है। आखिर इतनी देर से यह लड़की कर क्या रही है? तभी उसके दिमाग में न जाने क्या आया। वह बेड से खड़ा हुआ और बाहर निकलकर नैन्सी को ढूंढने लगा। जब वह गार्डन में पहुंचा तो नैन्सी के हाथों में खून को देखकर पहले तो वह बुरी तरीके से हैरान हो गया, फिर अचानक से उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसका चेहरा पूरी तरीके से सीरियस हो गया। वहीं उसे खुद को घूरता देखकर नैन्सी ने हड़बड़ाते हुए कहा, क्या क्या बोल रहे हो? जिस पर आदित्य ने अपनी आंखों से छोटी करते हुए कहा, मेरे सामने अनजान बनने की जरूरत नहीं है। ये तो तुम बताओ मुझे कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, और ये तुम्हारे हाथों में खून कहाँ से आया? जिस पर वह बिल्ली का बच्चा अपनी आंखों में चमक को लिए हुए नैन्सी को देख रहा था, जैसे कह रहा हूँ, अब तो मालकिन गई। लेकिन तभी वह जोर से चिल्लाया, म्याऊं, और नैन्सी ने गुस्से से घूर घूर कर देखने लगा। वहीं उसके चिल्लाने से उस
आदित्य का भी ध्यान उस बिल्ली के बच्चे पर गया जो खून से रंगा हुआ था। वहीं नैन्सी ने जल्दी से पहले अपने हाथ देखे, फिर उसने उल्टा गुस्सा करते हुए जल्दी से कहा, लगता है तुम्हारी आंखें खराब हैं, तुम्हें मेरे हाथों में ये बिल्ली का बच्चा नहीं दिखाई दे रहा है क्या? फिर उसने जल्दी से उसके चोटों को दिखाते हुए कहा, देखो इसे कितना खून निकल रहा है। जिस पर सच में उसके पैर से काफ़ी ज़्यादा खून निकलने लगा। यह नैन्सी की वजह से ही था। उसने उस बिल्ली के बच्चे के पैर को जोर से दबाया था, जिससे उस बिल्ली के बच्चे को चेहरा दर्द से पीला पड़ गया था। जैसे आदित्य कुछ बोलता कि नैन्सी ने जल्दी से वहाँ से भागते हुए कहा, इसकी हालत देख रहे हो, बहुत सीरियस है, हम बाद में लड़ाई करेंगे, पहले इसका इलाज करते हैं, करना है मुझे। यह बोलकर वह जल्दी से वहाँ से भाग गई। वहीं आदित्य वहाँ पर खड़ा होकर इसी पर विश्वास करने की कोशिश कर रहा था कि सच में वह खून उस बच्चे का ही था, लेकिन बच्चे का नहीं था तो किसका था? जिससे उसने वहाँ पर चारों तरफ देखा और सही से सब चेक भी किया, लेकिन वहाँ पर सिर्फ नल के पास ही खून था, बाकी कहीं भी नहीं था। जिससे वह कुछ सोचता हुआ वहाँ से निकल गया। जब तक वह रूम में पहुँचा तो देखा कि नैन्सी उसकी ड्रेसिंग कर रही थी और वह बिल्ली का बच्चा उसे नाराजगी से घूर रहा था। नैन्सी ने उसकी ड्रेसिंग करने के बाद उसे अच्छे से साफ किया तो वह अब काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। आदित्य बस बेड पर लेट बैठा यह सब कुछ देख रहा था। नैन्सी को पता था वह उसे ही देख रहा, जिससे उसने कहा, मैं बालकनी में थी तब इसकी रोने की आवाज़ सुनी, जिससे मैं गई थी। देखा तो उसे चोट आई थी, जिससे मेरे हाथ और कपड़े भी खून से रंग गए थे। जिस पर आदित्य ने कहा, जाकर कपड़े चेंज करो और इसे कल मैं सही जगह पर पहुंचा दूंगा। जिस पर नैन्सी ने हैरानी से उसे देखा और मन में कहा, इसने इतनी जल्दी से विश्वास कर लिया। वह हैरानी से उसे देख ही रही थी, तभी उस बिल्ली के बच्चे ने उसकी अंगुली को काट लिया, जिससे नैन्सी ने गुस्से से कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत। जिस पर वह बच्चा अपनी आंखों में आंसू को लिए हुए देख रहा था और म्याऊं म्याऊं कर रहा था, जैसे वह उससे दूर जाने की बात से खुश ना हो। यह देखकर नैन्सी ने हैरानी से कहा, मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखने वाली, समझे तुम? जिस पर वह बच्चा और भी ज़्यादा उदास होकर उसे देखने लगा। उसे इस तरीके से ब्लैकमेल करते हुए देखकर नैन्सी हैरान थी। तभी आदित्य ने कहा, अब जब तुमने उसकी जान बचाई है तो उसे रख लो, लगता है तुमसे प्यार करने लगा। यह है बोलकर उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई थी। वहीं नैन्सी ने उसे घूर कर देखा और कहा, अगर तुम्हें इस पर तरस आ रहा है तो तुम रख लो, लेकिन मैं नहीं संभाल सकती। जिस पर वह बच्चा उसके हाथ से लिपट गया और काफ़ी इनोसेंट आंखों से उसे देखने लगा। यह देखकर आदित्य मुस्कुराकर कहा, देखो कितने प्यार से देख रहा है, लगता है पूरी तरीके से लट्टू हो गया है। उसने जैसे ही यह कहा वैसे ही नैन्सी और बिल्ली के बच्चे ने एक साथ गुस्से से उसे घूर कर देखा। यह देखकर आदित्य ने कहा, क्या यह मुझे घूर रहा है? सच में कोई ज़रूरत नहीं इसे रखने की। यह सुनकर नैन्सी ने उस बच्चे को देखा तो वह खुश हो गई और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, अब तो तुम यहीं रहोगे मेरे साथ, ओके? जिस पर वह बच्चा खुश हो गया था। वहीं आदित्य ने चिढ़ते हुए कहा, अभी तक तुम नहीं रख रही थी, अब क्यों रख रही हो? जिस पर नैन्सी ने खड़े होते हुए कहा, मेरी मर्जी। और वह बाथरूम की तरफ चली गई। जिस पर आदित्य ने गुस्से से कहा, तुम? जिस पर उस बिल्ली के बच्चे ने तेज गुस्से से आवाज़ में म्याऊं कहा। जिस पर आदित्य ने उसे देखा तो वह गुस्से से उसे देख रहा था, जैसे वार्निंग दे रहा हो, खबरदार मेरी मालकिन को धमकी दी तो। जिस पर आदित्य ने भी उसे घूरते हुए कहा, अगर मुझे आंखें दिखाई ना तो अभी के अभी तुम्हें यहाँ से गायब कर दूंगा और तुम्हारी मालकिन को पता भी नहीं चलेगा, इसलिए घूरना बंद करो। जिस पर वह बिल्ली का बच्चा अपने दोनों हाथों को चाटने लगा। यह देखकर आदित्य ने अपना सिर नाम में हिलाया और सोने की कोशिश करने लगा। तभी नैन्सी वॉशरूम से बाहर आई। आदित्य ने उसे एक तिरछी निगाहों से देखा तो उसकी आंखें जैसे उसी पर जम गई थी। उसने नहाकर बाहर निकली थी। उसने एक हाफ बाथरूम को पहन रखा था, जिसमें उसकी पतली लंबी टांगें साफ दिखाई दे रही थी। उसके बाल गीले थे, जिससे पानी टपक रहा था और वह पानी उसके गले से होते हुए बाथरूम के अंदर जा रहा था। उसकी इतनी गोरी मुलायम स्किन और सुराहीदार गर्दन, पतले पतले पैरों को देखकर आदित्य सब कुछ भूल गया था और नैन्सी को ही देखे जा रहा था। उसे पता ही नहीं था कि उसकी बीवी इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी। उसे अपने अंदर हलचल सी महसूस होने लगी थी। आदित्य की आंखें तो जैसे उस पर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। खासकर उसकी नजरें बार बार कभी उसकी पतली टांगों पर जाती तो कभी उसके गुलाबी होठों पर, तो कभी उसकी सफ़ेद गोरी गर्दन पर, जैसे उसकी खूबसूरती में मंद मंद हो गया हो।
तभी नैन्सी को भी एहसास हुआ कि आदित्य उसे घूर कर देख रहा है, जिससे उसने भी अपनी नज़रों को आदित्य की तरफ किया। जैसे ही दोनों की नज़रें मिली तो दोनों ने अचानक से बेचैन हो गए थे और एक दूसरे की आंखों में खो गए। आदित्य चाहकर भी अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। वहीं उन दोनों को एक दूसरे को देखते हुए देखकर उस बिल्ली के बच्चे ने गुस्से के चिल्ला चिल्लाया, मियाऊं। अब बेचारे पर वह दोनों ध्यान ही दे रहे थे और रोमांस कर रहे थे, तो कैसे बेचारे को बर्दाश्त होता। और उसके म्याऊं ने आदित्य को जल्दी से होश में आया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया और उसने गुस्से से कहा, क्या तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो? जिस पर नैन्सी ने आंखें छोटी हो गई। आखिर कौन है वो पागल लड़की हो इस अकड़ू और बदतमीज लड़के को सेड्यूस करना चाहिए। लेकिन फिर उसने आंखों में चमक को लाते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, क्यों, तुम्हारे दिल में कुछ हो रहा है क्या? उसने यह सेड्यूसिंग वे में बोला था। आदित्य हैरान होकर उसे देख रहा था, जिससे वह उसके करीब आते देखकर आदित्य ने अपनी पलकें झपकाते हुए कहा, मेरे से दूर रहो, कभी करीब आने की सोचना ही मत। जिस पर नैन्सी अचानक से बेड पर आ गई और उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार भरी आंखों से देखने लगी। उसकी आंखों में इतना प्यार देखकर आदित्य की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई थी। फिर भी उसने हिम्मत करते हुए कहा, दूर रहो मुझसे, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस पर नैन्सी उसके ऊपर झुक गई, जिससे तो आदित्य का गला सूखने लगा और उसकी नज़र नैन्सी के सीने की तरफ जाने लगी, जिससे उसने अपने गले के घूंट को पिया। यह देखकर नैन्सी मुस्कुराई और उसके गालों पर अपनी नर्म और ठंडी अंगुली को फिराती हुई बोली, ओ रियली माय लव। लग सुनकर आदित्य आंखें फाड़कर उसे देख रहा था। आखिर इस लड़की को क्या हो गया था, यह ऐसी हरकतें क्यों कर रही थी? तभी नैन्सी उसके होठों की तरफ बढ़ने लगी है। देखकर आदित्य जल्दी से पीछे हटने लगा। वही वह बिल्ली का बच्चा भी अच्छे से इस शो को मजा ले रहा था। उसने अपने मुंह से अब आवाज़ निकालना भी जरूरी नहीं समझा। वही आदित्य की ऐसी हालत देखकर नैन्सी को हंसी आ रही थी, लेकिन वह खुद को काफ़ी कंट्रोल किए हुए थी। वही उसे अपने इतने करीब आते देखकर आदित्य के दिल की धड़कनें बढ़ गई और वह उसके करीब आते उससे पहले ही आदित्य ने जल्दी से धक्का दिया और वहाँ से भागता हुआ बोला, पागल औरत, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, मेरे से दूर रहो। यह बोलकर वह जल्दी से वहाँ से भाग गया। वहीं यह देखकर नैन्सी बेड पर जोर जोर से हंस रही थी। तो अगर आप इसके आगे के एपिसोड सुनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसके आगे की एपिसोड दूसरे चैनल पे मिलेंगे और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। कल से आप इस स्टोरी को वहीं पर सुन सकेंगे। थैंक यू सो मच। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।